फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर में मैक्रों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। तो क्यों और किन मायनों में खास है फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा, इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से यह खबर दिखाएंगे भी। साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को दी है कई परियोजनाओं की सौगात। ये खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे न्यूज नाइट में। साथ ही साथ देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन क्या कुछ विशेष रहा है इसमें, देखिए अगले 1 घंटे में बात। बिहार के सियासत की भी होगी। साथ ही दिखाएंगे श्री राम के रंग में रंगी अयोध्या नगरी के कुछ नजारे। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया के हर जरूरी खबर। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर में ऐतिहासिक स्थलों का किया दौरा। रोड शो में हुए शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को दी सौगात। बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण। कहा, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल युगांतरकारी परिवर्तन का कालखंड, देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में लिया हिस्सा। चुनावों के संचालन में कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्य पुरस्कार किया प्रदान। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश भर में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से किया संवाद। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन में कहा, युवा मतदाता अपने मतों से तय करेंगे देश की दिशा और दशा। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो मोदी को चुनते हैं। प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की थीम जारी की। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक सुरक्षा प्रबंध। दिल्ली पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। दिल्ली की सीमाएं सील, भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन रहा भारत के नाम। इंग्लैंड की पहली पारी 246 रन पर सिमटी। दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने 1 विकेट पर बनाए 119 रन। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे की। इमैनुअल मैक्रों 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। वो आज जयपुर पहुंचे। राष्ट्रपति मैक्रों गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर में गर्मजोशी से स्वागत किया।
दोनों नेताओं ने जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जंतर मंतर को देखा। इसे विश्व की सबसे पुरानी खगोलीय वेधशाला के तौर पर भी जाना जाता है। तो विश्व की सबसे पुरानी वेधशाला के तौर पर जाना जाता है जयपुर का जंतर मंतर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पे इमैनुअल मैक्रों ने इसको देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जयपुर में भव्य स्वागत हुआ। दोनों नेताओं ने के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। लोगों ने इनके काफिले पर पुष्प वर्षा भी की। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का भी दौरा किया। ये महल अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो जंतर मंतर के अलावा हवा महल का भी दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर के बाजार का भी दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सुंदर कलाकृतियों को देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की कैश रहित भुगतान प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर में चाय का भी आनंद लिया। दोनों नेताओं ने कुल्हड़ वाली चाय का जायका लिया। तो किन मायने में महत्वपूर्ण है भारत फ्रांस का ये जो संबंध है, और किन मायनों में महत्वपूर्ण है इमैनुअल मैक्रों का ये दौरा, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष का यही विषय है। आज का हमारा विशेष है भारत फ्रांस संबंधों का स्वर्ण युग। भारत फ्रांस संबंधों का स्वर्ण युग, किस तरह से ये स्वर्ण युग है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, वो हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। आज का विशेष भारत फ्रांस संबंधों का स्वर्ण युग। अशोक सज्जनहार जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक सज्जनहार जी, सबसे पहले तो जो हम ये कहते हैं कि किन मायनों में और क्यों खास है ये दौरा, किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि छठी बार कोई फ्रांस का नेता, और सबसे अधिक बार ऐसा है कि वो जो राजपथ की अब कर्तव्य पथ है जिसको कहते हैं, उसकी परेड में वो शामिल होगा, गणतंत्र दिवस समारोह में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगा। तो किस तरह से इस दोस्ती को परिभाषित करेंगे, किस तरह से इसको बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूं जो भारत और फ्रांस के बीच में बहुत विश्वसनीयता आ गई है, बहुत ट्रस्ट आ गया है, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। और हमने ये देखा है जो पिछले कुछ समय में, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारे जिसे कहा जाता है ब्लैक स्वान इवेंट्स। पहले कोविड-19 हुआ, फिर हमने देखा जो ये
रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, अभी हाल ही में 110 दिन पहले इजराइल और हमास में, तो बहुत ही पूरी दुनिया में अनिश्चितता हो गई है, बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है। तो यहाँ पर हमको ट्रस्टेड पार्टनर्स की ज़रूरत है, और उसमें अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस का दर्जा बिल्कुल ही ट्रस्टेड पार्टनर का है। अभी हम दोनों देश 25 साल मना रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, अपने सामरिक सहयोग के। 1998 में ये शुरुआत हुई थी, और जैसे आपने निखिल जी स्वयं कहा, जो ये छठी बार है जो कोई फ्रांस का राष्ट्रपति भारत में निमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में, तो ये सबसे, और अभी जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए हैं, इनका भी अगर देखा जाए जो कैसे उनको निमंत्रण दिया गया, ये भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार के लिए, जैसे कहा जाए, पहली चॉइस नहीं थी। पहली चॉइस राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमने इनवाइट किया था, जो वो यहाँ पर आए मुख्य अतिथि के रूप में, परंतु वो क्योंकि वहाँ पर अब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको और कुछ वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई ज़रूरी काम के लिए, वो नहीं आ पाए। तो हमने जैसे ही भारत ने ये न्योता फ्रांस को भेजा, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दिक्कत के, फ्रांस में राष्ट्रपति ने एकदम उस न्योते को कबूल कर लिया। और मैं समझता हूँ जो ये दोनों देशों के बीच में और दोनों नेताओं के बीच में जितनी अच्छी समझ है, जितना अच्छा विश्वास है, उसी का ये द्योतक है। और इसी को जो दोनों देशों के सहयोग है, जो पिछले 25 साल से हम देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, परंतु पिछले 8-10 साल में इसने और जोर पकड़ा है, और तेजी पकड़ी है। तो इस विजिट से इसको और शय मिलेगी, और इसमें ऊर्जा आएगी, और इसमें इसको हम आगे ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर जब हम भारत फ्रांस संबंधों की बात करते हैं सज्जनहार जी, तो रक्षा संबंध, रणनीतिक संबंध, इनकी चर्चा जरूर होती है। और जब इस बार के अगर हम ये देखें अभी की तक की जो ताज़ा स्थिति है दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों की, रणनीतिक संबंधों की, तो वो भी जानना चाहेंगे आपसे, आप कैसे उनको विस्तार देंगे, और इस विजिट के बाद इसमें और ये कितना और सुदृढ़ होगा, क्या लगता है आपको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो रक्षा संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में। हमने देखा है जो पहले हम फ्रांस से मिराज जेट्स हमने इंपोर्ट किए थे, आयात किए थे, और वो बड़ी अच्छी तरह भारत की जो सुरक्षा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी भी मिलिट्री एविएशन में हम अगर देखें तो राफेल जेट्स हमने पहले लिए 36, अभी और हम लेने वाले हैं वहाँ से। और अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी, नेवी के लिए भी हम राफेल जेट्स ले रहे हैं। तो वो भारत की सुरक्षा को और ज़्यादा सुदृढ़ और सक्षम बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हमने वहाँ से स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ भी ली हैं, जो कि भारत की, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो न केवल इंडियन ओशन में, न केवल भारतीय महासागर में, परंतु पूरे इंडो पैसिफिक में जो मैरीटाइम डोमेन है निखिल जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इसमें अगर देखें हम इंडो पैसिफिक का, तो फ्रांस के भी बहुत पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में यूनियन आइलैंड्स हैं। वहाँ पर अगर हम देखें पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, तो वहाँ पर कैलेडोनियन आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे टापू हैं, बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं। तो मैं समझता हूँ जो अगर यूरोपीय देशों को हम देखें तो फ्रांस ही शायद एक ऐसा देश होगा, यूनाइटेड किंगडम का भी है, डिगो गार्सिया का है, परंतु फ्रांस का सबसे ज्यादा व्यापक यहाँ पर प्रेजेंस है। और जो भारत का नजरिया है इंडो पैसिफिक पर, और जो फ्रांस का नजरिया है इंडो पैसिफिक पर, वो बिल्कुल ही समान रूप का है। अगर हम देखें जो हमारी सामरिक तरीके से जैसे भारत आतंकवाद के विरुद्ध काम कर रहा है, वैसे फ्रांस बिल्कुल भारत के साथ खड़ा है। जब भी भारत को जरूरत पड़ी है निखिल जी, पिछले कुछ 20 साल में, 25 साल में, परंतु पिछले 8-10 साल में मैंने कहा जो इसको ज्यादा और ऊर्जा मिली है, तो उसमें भारत का साथ पूरे तरीके से बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रांस ने दिया है। आपको मालूम है 1998 में जब हमने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उसमें हालांकि और देशों से उसके ऊपर प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही, विपरीत रही, परंतु फ्रांस का जो नजरिया था वो बिल्कुल उसने समझा जो भारत को ये अपना न्यूक्लियर
एक्सप्लोजन टेस्ट क्यों करना था? क्योंकि हमारे दोनों तरफ हमारे जो पड़ोसी हैं, जिनके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं हैं, हॉस्टाइल है, एडवर्सेरियल नेशंस हैं, चीन भी है, पाकिस्तान, और दोनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो इसीलिए भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल जरूरी था। न फ्रांस ने भारत की किसी प्रकार से कटु आलोचना की, परंतु भारत के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाता गया। और अभी हाल में भी अगर हम देखें निखिल जी, तो चाहे ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, तो भारत की जो पोजीशन है, भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसका पूरी तरीके से फ्रांस ने उसका अनुमोदन किया है। अगर आप देखें, फ्रांस की अपनी भी जो नीति है वो भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है। तो इसमें मैं समझता हूं जो दोनों देशों के बीच में बहुत अधिक तालमेल है, और इसको जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ये जो दौरा है, जो वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो उससे हमारे संबंधों को और आगे ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारत का कद बढ़ रहा है, और चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में आपने विस्तार से जानकारी दी, व्यापार के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में फ्रांस के साथ ही नहीं और दुनिया भर में बढ़ रहा है। मल्टी जो लेटरल फोरम्स हैं, चाहे वो यूएन हो, वहाँ पर जब विस्तार की बात आती है, और दुनिया में जब भारत अपनी बात रखता है, फ्रांस लगातार उसको बैक करता रहा है। किस तरह से एक प्रमुख सहयोगी के तौर पर दुनिया भर में, जैसा कि आपने कहा कि जब यहाँ पर परमाणु का टेस्ट किया गया था, तो फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ था, तो वो जो एक ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है। किस तरह से देखते हैं इसको? जी, मेरे विचार से देखिए, अभी तक बरकरार नहीं है, परंतु इसमें और भी ज्यादा हमारी सहायता कर रहा है जो भी है, चाहे मल्टीलैटरल लेवल पर। जैसे अगर हम देखें, जो जब हमने मसूद अजहर के विरुद्ध किया, जो उसको डेजिग्नेट किया जाए यूनाइटेड नेशंस के जो टेररिस्ट संख्या है उसमें उसको शामिल किया जाए, तो आपको मालूम है जो 2009 में इसको शुरुआत की गई, चीन ने पहले इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगाया, फिर उसके बाद प्रयास किया गया, फिर उसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगाया, परंतु ये फ्रांस था कुछ और देशों के साथ मिलकर, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर, उन्होंने कहा जो इसको चीन को या तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो क्यों वो टेक्निकल होल्ड लगा रहा है, नहीं तो हम पूरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को लेकर आएंगे। तो चीन को हटना पड़ा पीछे। ऐसे ही और भी ऐसे मुद्दे आए जिसमें कि चीन को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर हम विस्तार देखें, तो उसमें भी फ्रांस बिल्कुल सबसे आगे सामने खड़ा है। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसका विस्तार होना चाहिए, और उसमें भारत को सम्मिलित करना बिल्कुल ही जरूरी है। तो ये हो या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसमें भी चीन अड़ंगा बना हुआ है भारत की सदस्यता को लेकर, तो उसमें भी फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, और भारत की जो हित हैं उनको आगे ले जाने का, जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं निखिल जी, उसमें आगे ले जाने का भारत के साथ पूरी तरीके से सहयोग करता है। जी, निश्चित तौर पर तो ये दौरा सभी की निगाहें होंगी और निश्चित तौर पर फ्रूटफुल होने जा रहा है, जैसा कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अशोक सज्जनहार जी, हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो।
LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव का नहीं बल्कि विकास का बिगुल फूंकता है। प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद भारत में विकास के क्षेत्रीय असंतुलन का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सबसे अहम रहा ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप का उद्घाटन। ये परियोजना 1714 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और 747 एकड़ में फैली है। देश में इसी तर्ज पर 4 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी है। ये शहर वैश्विक निवेश को आकर्षित करेंगे और विश्व स्तरीय विनिर्माण को टक्कर दे सकेंगे। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। इसके बहुत बड़े लाभार्थी हमारे किसान परिवार, हमारे खेत मजदूर भी होंगे। प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, शहरी विकास, आवास और पेट्रोलियम एवं गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें टूंडला गवारिया पेट्रोलियम पाइपलाइन शामिल है। इसका निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और ये 255 किलोमीटर लंबी है। रेलवे की परियोजनाओं में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 173 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच विद्युतीकृत डबल लाइन और मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की गई। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें अलीगढ़ कानपुर के बीच 4 लेन सड़क, मेरठ करनाल शामली 4 लेन सड़क, शामली मुजफ्फरनगर खंड पर 4 लेन सड़क के साथ साथ मथुरा में 30 MLD का STP और मुरादाबाद में 58 MLD STP भी शामिल हैं। वहीं बड़ौद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर में पेयजल पर शहरी विकास की योजनाएं शामिल रहीं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व विपक्षी दलों की सरकारों पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि विपक्षी दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए समाज में बंटवारा करने जैसा सरल माध्यम अपनाया, जिसका खमियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि मोदी की गारंटी बिना भेदभाव योजनाओं का ईमानदारी से 100% क्रियान्वयन है। मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भेदभाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे मौजूदा सरकार की पारदर्शी कार्यशैली, स्पष्ट नीति और साफ नीयत की बदौलत बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोग कयास लगा रहे हैं कि बुलंदशहर में चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है, लेकिन मोदी तो सिर्फ जनता जनार्दन के कल्याण का बिगुल फूंक रहा है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है। और जब जनता जनार्दन बिगुल फूंकती है तो मोदी को
अपना समय उस ब्यूगल फूंकने में नहीं लगाना पड़ता, उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि गांव गरीब और किसान को सशक्त समृद्ध करने का अभियान जारी रहेगा। 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की धारा को बदल कर रख देंगी और इसका फायदा यहाँ के लोगों को होगा। प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि गरीब कल्याण के लिए यह सरकार काम करती रहेगी जब तक देश का प्रत्येक गरीब और वंचित मौजूद है, उसको सुविधाएं देने में मोदी सरकार पीछे नहीं रहेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बुलंदशहर। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देश के तमाम मुद्दों का जिक्र किया तो वहीं देश की गौरवपूर्ण उपलब्धियों को भी गिनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है, बल्कि सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। राष्ट्रपति ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहासकार भारत द्वारा अपनी सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। इस सप्ताह के आरंभ में हम सबने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी और G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत के अभ्युदय को भी बढ़ावा मिला। G20 से जुड़े आयोजनों में जन सामान्यों की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन आयोजनों में विचारों और सुझावों का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर था। उस भव्य आयोजन से ये सीख भी मिली है कि सामान्य नागरिकों को भी ऐसे गहन तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे में भागीदार बनाया जा सकता है, जिसका प्रभाव अंततः उनके अपने भविष्य पर पड़ता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया तो हमारा देश स्त्री पुरुष समानता के आदर्श की ओर बढ़ गया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया तो हमारा देश स्त्री पुरुष समानता के आदर्शों की ओर आगे बढ़ा। मेरा मानना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा।
इससे हमारे शासन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। जब सामूहिक महत्व के मुद्दों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो हमारी प्रशासनिक प्राथमिकताओं का जनता की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों ने युवा पीढ़ी की कल्पना शक्ति को नए पंख दिए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों ने युवा पीढ़ी की कल्पना शक्ति को नई पंख दिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चों और युवाओं में बड़े पैमाने पर विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। अंतरिक्ष विज्ञान की इन उपलब्धियों से युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपना कार्य क्षेत्र बनाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। संभवतः इतिहास में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा जन कल्याण कार्यक्रम है। महामारी के दिनों में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लागू योजनाओं का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया था। बाद में कमजोर वर्गों की आबादी को संकट से उबरने में सहायता प्रदान करने हेतु इन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा गया। इस पहल को और अधिक विस्तार देते हुए सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मान बढ़ाया है और खिलाड़ियों की सफलता से बच्चों को विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिली है। पिछले साल आयोजित एशियाई खेलों में हमने 107 पदकों के नए कीर्तिमान के साथ इतिहास रचा और एशियाई पैरा खेलों में हमने 111 पदक जीते। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि महिलाएं हमारी पदक तालिका में बहुत प्रभावशाली योगदान दे रही है। हमारे श्रेष्ठ खिलाड़ियों की सफलता से बच्चों को विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिली है, जिससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि नई आत्मविश्वास से भरपूर हमारे खिलाड़ी आगामी पेरिस ओलंपिक में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैश्विक पर्यावरण संकट से उबरने में भी भारत का प्राचीन ज्ञान विश्व समुदाय का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने में अग्रणी योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भावी भारत का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल सहित इस कार्यक्रम में मालदीव्स, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समारोह में राष्ट्रपति ने चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए पुरस्कार प्रदान किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। में गुरुवार को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मतदान हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और इससे हम अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं, इसलिए मतदान करना बेहद जरूरी है। हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चुनाव सुधारों की प्रक्रिया एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम अपने लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने में सफल हो पाते हैं। एक लंबी यात्रा के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव कराने का जो एक प्रोग्राम हाथ में लिया था 52 से, इस मंच के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग की भूमिका बहुत सराहनीय रही है और हम चुनाव आयोग की इस विषय पर बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं कि आपने इस ड्यूटी को मजबूती से निभाया। मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारी हमेशा यह पुरजोर कोशिश रही है कि मतदाताओं को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे सहज, सुलभ और भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सके। 96 करोड़ मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास है और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और हम इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से सजग हैं कि इस विश्वास को बनाए रखना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम इस विश्वास में कहीं भी कोई कमी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया के लोगों को भी पुरस्कार दिए गए। मैं अभी एसपी धलाई त्रिपुरा में कार्यरत था। वहाँ पर क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट प्रोन एरिया था और काफ़ी इंटीरियर एरिया था, तो वहाँ पर जो कंप्लेन रिसीव करते थे हम मोर देन 100 मिनट्स लगता था, तो उसको हम रिड्यूस करके 22 मिनट्स पे लेके आए। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि किस तरह से वोटर एजुकेशन करके वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और 100 दिवस के अंदर हम हर घर पहुँचे थे और सभी लोगों से लगभग 4 से 5 बार हमने निवेदन किया था कि वोट करें। चंपाई म्यांमार बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो जो सबसे ज़रूरी था हमारे लिए वो ये था कि वहाँ से आने वाली कोई भी स्मगलिंग और कॉन्ट्राबाउंड आइटम्स को कंट्रोल करना, तो उसके लिए हमने एक 3 लेयर सिक्योरिटी का प्रबंध किया था। वर्ष 2024 के मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम को समर्पित है, जो वोट की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति व्यक्तियों की भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। चुनाव आयोग के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में चुनाव आयोग की जो भूमिका है वह बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में जो वंचित हैं और जो वोट नहीं डाल पाने में सक्षम हैं, उनके लिए जो प्रयास किए गए हैं वो बेहद अतुलनीय हैं। कैमरामैन विनय के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बीजेपी अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने और उन्हें तमाम सामाजिक राजनीतिक विषयों पर जागरूक करने की कवायद कर रही है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भी पार्टी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित किया और नए वोटर्स को उनके वोट की ताकत और उसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में तमाम नव मतदाता लगभग 5800 स्थानों से डिजिटल माध्यम के जरिए जुड़े।
इस अवसर पर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को अपने संबोधन में पीएम ने नए मतदाताओं से कहा कि आपका वोट देश को विकसित बनाएगा। इतना बड़ा युवाओं के साथ संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया के किसी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर होगा। और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है। नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भागीदारी की जिम्मेदारी निभानी है। 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि 2047 से पहले के इन सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। प्रधानमंत्री ने नवमतदाता को अपने वोट की अहमियत को बताते हुए कहा कि आपका सही वोट देश में तेज रिफॉर्म की गति को और तेजी देगा, डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा, भारत को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा, भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाएगा, दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। साथ ही पीएम ने स्थिर सरकार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन थीम लॉन्च कर दिया है। इसे नव मतदाता सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के सामने लॉन्च किया। कैंपेन थीम की टैग लाइन "सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं" रखी गई है। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।
मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज के सरपंचों से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार की इन गांवों को लेकर विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बेशक वाइब्रेंट विलेज दिल्ली से दूर हैं, लेकिन ये गांव मोदी जी के दिल के करीब हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत के गांव विकसित होंगे तो ही भारत विकसित होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके गांव से दिल्ली की दूरी भले बहुत दूर हो, ज़्यादा हो, मन से आप थोड़ा दूर बैठे हैं, परंतु दिल्ली के दिल के, प्रधानमंत्री जी के मन के आप बहुत नज़दीक हो, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम सब के लिए भी बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि जहाँ तक भारत का पहला गांव वाइब्रेंट नहीं होता, सुख संपत्ति से युक्त नहीं होता, तब तक विकसित भारत का स्वप्न समाप्त नहीं होता। गृह मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उनके लिए संतोष का विषय है कि वाइब्रेंट विलेज के मुख्य लोग गणतंत्र दिवस के प्रतिभागी हैं। तकरीबन 1 वर्ष पूर्व शुरू हुई इस योजना के बारे में बताते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले चरण के तहत कुल 662 गांव चिन्हित किए गए हैं। यहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सभी प्रकार की सुविधाएं पहुंचे, यह सुनिश्चित किया गया है। ये परेड जो होती है हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से सांस्कृतिक और शस्त्र की और जनता की तीनों प्रकार की शक्तियों का प्रदर्शन होता है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है वो देश और दुनिया के सामने गणतंत्र दिन के अवसर पर हम रखते हैं, और जब कर्तव्य पथ पर ये परेड निकलती है, पूरी दुनिया अचंभित होकर हमारे लोकतांत्रिक देश की शक्ति को और हमारी संस्कृति को और हमारे लोगों को आश्चर्यचकित होकर देखती है। और पूरा देश 75वें गणतंत्र दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है, जहां पूरी दुनिया तीनों सेनाओं के पराक्रम से रूबरू होगी। वहीं कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिलेगी। इस साल का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास होने जा रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें महिला शक्ति अहम भूमिका निभा रही हैं। आइए नजर डालते हैं इस गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ होगा खास। कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया
दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान का शानदार नजारा करेगी। ये वो मौका होगा जब हमारे देश की तीनों सेनाओं के शौर्य से दुनिया रूबरू होगी। साथ ही झलक होगी सांस्कृतिक विरासत की और हमारी समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की। 75वें गणतंत्र दिवस की इस सुबह में विकसित भारत का लक्ष्य होगा। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका की विषय वस्तु के साथ कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाओं को केंद्र में रखा जाएगा। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती नजर आएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस का 90 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 30 सदस्यीय बैंड भी परेड का हिस्सा होगा। फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ साथ फ्रांसीसी वायुसेना के एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान तथा 2 राफेल विमान भी हिस्सा लेंगे। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनट चलेगी। वहीं कर्तव्य पथ पर सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इनमें फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के 3 विमान, भारतीय वायुसेना के 46, भारतीय नौसेना का 1 और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर वायुसेना की टुकड़ी की अगुवाई करेंगी। इसके साथ ही तेजस भी हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कर्मी मोटरसाइकिल प्रदर्शन के दौरान साहसिक करतब दिखाकर नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। वहीं एनसीसी और एनएसएस की विभिन्न टुकड़ियां महिला प्रतिनिधित्व की गवाह बनेंगी। भारतीय नौसेना मार्चिंग टुकड़ी में 144 पुरुष और महिला अग्निवीर भी कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। इस वर्ष परेड देखने के लिए लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी करेगा। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगी। इस वर्ष परेड का एक और आकर्षण पूर्व सैनिकों की झांकी होगी, जिसका विषय होगा राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। वहीं संस्कृति मंत्रालय इस वर्ष कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड का प्रदर्शन करेगा। पहली बार 100 महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड का शुभारंभ करेंगी। इसकी शुरुआत महिला कलाकारों द्वारा बजाए जाने वाले शंख, नादस्वरम, नगाड़ा के संगीत से होगी। गणतंत्र दिवस परेड में शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें महिला शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्षिक होने वाला बातचीत का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा पिछले कुछ सालों में काफ़ी लोकप्रियता उसने हासिल की है। इस महीने की 29 तारीख को इस कार्यक्रम का 7वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा का आगामी संस्करण त्रिपुरा के लोगों के लिए खुशी लेकर आया है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगरतला और उसके आसपास के सभी स्कूलों से चुने गए 4 छात्र कार्यक्रम में भाग लेने के लिए त्रिपुरा से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। I have been selected from my government portal. There I have actually given a question to ask Sri Narendra Modi ji, and from that basis I have been selected from the weightage of the question. I'm very much happy and I'm very much excited too, as I'll get to know many types of peoples from across India. I am very happy as well as excited as the Ministry of Education have given me this opportunity to represent our beautiful state Tripura in the 26th January. How I can reduce my stress before examination and how to prepare myself for the examination. मेरा गाना था इंदु बाला। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर मालदीव से है। मालदीव की 2 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने
मुइज्जू सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता जताई है। मालदीव के दोनों विपक्षी पार्टियां खुलकर भारत के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव की सरकार और भावी सरकारों को देश के लोगों की भलाई के लिए सभी सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। Maldivians, as a people, we have always appreciated India as our closest ally, and as a country, regardless of who was in government, we have always maintained an India first policy, and this is not without good reason. We have held this policy because we understand the reality of our geography, where Maldives lies, where our strategic interests lie. And I think the current government, leading up to the election and using rhetoric to score political points locally, it has, I think, still not understood what it can and what it can't do as a ruling party. And some of its activists who are now in government, I think they're still stuck in that time frame where they have been using anti-India sentiments to stir up anti-government sentiments in the Maldives, and I think they have not been able to stop since then. और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने पहली पारी में 1 विकेट पर 119 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हुए। दिन का खेल खत्म होने के समय यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 76 और शुभमन गिल ने नाबाद 14 रन बनाए थे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 246 रन बनाए। कप्तान बेन स्टोक्स ने सबसे अधिक 70 रन बनाए। भारत की तरफ से अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट लिए, वहीं बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट पाने में सफलता हासिल की। तो न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे तीसरे वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में चुने गए 100 छात्रों को सम्मानित किया था। ये खबर हम आपको बता दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपको छोड़े जाएंगे कुछ राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। तीसरे वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में चुने हुए 100 छात्रों को किया सम्मानित। वीर गाथा परियोजना के तीसरे संस्करण में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.36 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। जस्टिस पीबी वराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या हुई 34। उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना और पीएम आवास योजना के देश भर से कई लाभार्थियों को गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन लाभार्थियों से की भेंट। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।